आप देख रहे हैं लाख टक एक बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुकाबला करेंगी, लोहा लेंगी दिग्विजय सिंह से। क्या होगा इसका परिणाम और क्या होंगे इसके दूरगामी नतीजे, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के भोपाल में सियासत का हाई प्रोफाइल मुकाबला होना तय हो चुका है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया गया है। यहां से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहले से भी मैदान में है। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। अभी इतना नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर दिए गए विवादित बयान के बाद चुनाव में जातिवाद का रंग भी घुलता नजर आ रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि जातीय समीकरण की वजह से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था और इसी वजह से आडवाणी पिछड़ गए। गहलोत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे दलित विरोध से जोड़ दिया है और माफी मांगने की मांग की है। दूसरे दौर के मतदान से पहले चुनाव आयोग की सख्ती देखने को मिली है। ओडिशा के राउरकेला और कर्नाटक के शिवमोगा में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को रोककर चुनाव आयोग की टीम ने तलाशी ली। राउरकेला में सीएम नवीन पटनायक के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, तो वहीं कर्नाटक के शिवमोगा में एचडी कुमारस्वामी के हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए चुनाव आयोग की टीम पहुंची। जांच पूरी होने के बाद ही इनके विमानों को उड़ने दिया गया। एक दिन पहले कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के हेलीकॉप्टर को रोककर भी तलाशी ली गई थी। गुजरात के चुनावी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर वार किया। हिम्मतनगर में उन्होंने कहा कि सियासी विरोधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं हटाना चाहते हैं। पीएम ने सुरेंद्रनगर और आणंद में भी चुनावी रैली की। इससे पहले आंधी तूफान की वजह से हिम्मतनगर में मोदी की रैली के लिए बनाया गया मंच गिर गया। अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने वायनाड में भी चुनावी रैली की। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं दक्षिण भारत की आवाज उठाने के लिए केरल आया हूं। इससे पहले राहुल वायनाड में थिरुनेल्ली मंदिर गए और पारंपरिक परिधान में पूजा अर्चना की। राहुल ने पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलकर पूजा अर्चना की और पापनाशिनी नदी की पवित्र धारा में तर्पण किया। सदियों पुराने इस मंदिर में ही राहुल के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। मौसम के बदले मिजाज से करीब आधे हिंदुस्तान पर बेमौसम बारिश और आंधी तूफान की आफत देखी गई। आंधी तूफान के कहर में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तूफान से सबसे ज्यादा तबाही देखी गई। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी और हिमाचल में भी तूफान से तबाही देखने को मिली। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। आंधी तूफान का कहर अपने पीछे सियासी बवंडर छोड़ गया। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति शोक संवेदना जताई और मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। पीएम के ऐलान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि सिर्फ गुजरात के। कमलनाथ के ट्वीट के बाद पीएमओ ने सभी राज्यों के तूफान पीड़ितों को मदद का ऐलान किया। मध्य प्रदेश पुलिस के एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस वाला नशे की खुमारी में लड़खड़ा रहा है। तस्वीरें एमपी के आगर मालवा की हैं। ड्यूटी के दौरान ये पुलिसकर्मी सरेआम शराब पीता हुआ नजर आ रहा है। नशेड़ी सिपाही की हरकतों को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। चुनाव के दौरान कई जगहों से आयकर के छापों में कैश बरामद किया गया है। अब रही सही कसर इस वीडियो ने पूरी कर दी है। तमिलनाडु में AIADMK नेता रुपए बांटते हुए कैमरे में कैद हो गए। दावा किया गया कि AIADMK के पूर्व विधायक संपत कुमार गठबंधन के सहयोगियों के साथ मतदाताओं के बीच रुपए बांटने की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में AIADMK के साथ PMK और DMK का गठबंधन है। जम्मू कश्मीर के लेह में समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक आइस कैफे बनाया गया है। इस अनोखे आइस कैफे में सैलानियों का तांता लगा हुआ है। आइस कैफे को बर्फीली चोटी का आकार दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक ऐसी शख्सियत जिनके ऊपर हिंदू आतंकवाद का लेबल चिपकाने की कोशिश की गई थी। 5 से 6 मामलों पर ऐसा माना जा रहा था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की सक्रिय भूमिका थी हमले कराने में, आतंकी हमले कराने में, खास करके मस्जिदों में। लेकिन अब अपने तमाम आरोपों से बरी, या 2 मामलों पर जहां अभी उनका मामला चल रहा है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उस शख्स के खिलाफ जिन्होंने सबसे ज्यादा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप मढ़े हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का विरोध किसी भी तरीके से कभी छिपाते नहीं हैं। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दिग्विजय सिंह की यह लड़ाई अपने आप में भोपाल के लिए बड़ी अहम बनती जा रही है। साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूं।
करना भी चाहिए। रण क्षेत्र में दोनों ही योद्धा होते हैं, देखते हैं धर्म की जय होगी और अधर्म का विनाश होगा। आशा करता हूँ कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। एक ओर आतंकवाद से भगवा और संघ को जोड़ने वाले दिग्विजय सिंह और दूसरी ओर भगवा आतंकवाद का आरोप झेलने वाली साध्वी प्रज्ञा। ये दो चेहरे भर नहीं है, ये 2019 के रण में भगवा बनाम कांग्रेस की लड़ाई के सेना नायक हैं, जिनकी सियासी तकदीर का फैसला करना है भोपाल की जनता को। लेकिन फैसला सिर्फ दोनों नेताओं की जीत और हार का नहीं होना है। भगवा आतंकवाद को लेकर सियासी संग्राम अब जनता की अदालत में है और वोटिंग से पहले ही साध्वी प्रज्ञा की बातें साफ बता रही हैं कि सियासी रण का रंग कैसा होगा। राष्ट्र के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके विरुद्ध राष्ट्र धर्म के लिए हम लोग एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। मैं मां नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। नर्मदे हर। साध्वी प्रज्ञा ने सुबह ही बीजेपी की सदस्यता ली। कुछ घंटों बाद ही बीजेपी ने भोपाल की सीट से साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी। साध्वी प्रज्ञा बेशक पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो एबीवीपी और दुर्गा वाहिनी की सक्रिय सदस्य रह चुकी हैं, इसलिए सियासी दांवपेच उनके लिए नया नहीं है। और सियासत में किन बातों को किस तरह बताना है, जताना है, ये साध्वी ये भी जानती है। उन्होंने इतने बड़े षड्यंत्र किए देश के विरुद्ध, मुझे टारगेट किया, टॉर्चर किया, मुझे तो जिंदा भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन ठाकुर ने जब मुझे जिंदा रखा है, जीवन दिया है, तो मैं तैयार हूँ। जो उन्होंने कुकर्म किए, जिस तरह से मुझे तोड़ा फोड़ा और उसके बाद मुझे किसी भी तरह से श्वास लेने का भी अधिकार नहीं था, इतनी उन्होंने दुर्गति कर दी थी। उनका वही कुकर्म साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनके उनके सामने आएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। भोपाल में सियासी जंग की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। आमने सामने दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा हैं, तो बात मुद्दों से ज्यादा हिंदुत्व की होगी, भगवा आतंकवाद की होगी। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। याद कीजिए 2009 से 2011 का वो दौर जब दिग्विजय सिंह सहित तमाम कांग्रेस के नेता हिंदू आतंकवाद शब्द के साथ संघ परिवार और उसके साथ साथ उनके घटक दलों पर प्रहार कर रहे थे, कोई मौका छोड़ नहीं रहे थे। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदू आतंकवाद का वो चेहरा बनकर देश के सामने उभारी गई थी, जो हिंदू आतंकवाद को न सिर्फ कार्यान्वित कर रही थी बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभा रही थी। ऐसे में दिग्विजय सिंह क्या हिंदू आतंकवाद पर हमलावर होते दिखाई देंगे? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर अब दिग्विजय सिंह को घेरेंगी? क्योंकि अगर हाल फिलहाल के आप दिनों की बात करें तो दिग्विजय सिंह कई मुद्दों पर आज सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रतिनिधि बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जमीन देने में वो सबसे आगे रहेंगे। सवाल यह उठता है कि यह लड़ाई दरअसल हिंदू बनाम कांग्रेस होने जा रहा है, यानी कि हिंदू फिलॉसफी बनाम कांग्रेस होने जा रहा है, या दरअसल यह सिर्फ दो दिग्गजों और उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई होगी, दिग्विजय सिंह बनाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। माथे पर चंदन का लेप, कभी मजबूत नहीं हो सकता। चंदन के लेप में चमकता लाल टीका, धर्म नहीं होता, उसका कोई धरातल नहीं होता। गले में रुद्राक्ष की माला और भगवा वस्त्र पहने साध्वी प्राची। ये एक सन्यासिन का लिबास नहीं, ये हिंदुत्व का वो चेहरा है जिसके जरिए बीजेपी सियासी अखाड़े में कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को पटखनी देना चाहती है। इसलिए साध्वी प्रज्ञा के नाम के ऐलान के साथ ही सियासी अखाड़े में बीजेपी के हिंदुत्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं एक सन्यासी थी, मुझे किस प्रकार से इन्होंने दुराचार पूर्वक हमें प्रताड़ित किया है। प्रमाण सहित रखे। भगवा को आतंक कहना ये उनके लिए बहुत बड़ा पाप सिद्ध होगा। ये सब चुनाव में बातें हैं, मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहूँगा। जो भी भाजपा का उम्मीदवार होता वो भी चुनौती होता, ये जनता पर निर्भर करता है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। आरोपों की धार तेज है और साध्वी प्रज्ञा की बातों ने साफ कर दिया है कि भोपाल के सियासी रण में हिंदुत्व बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार होगा। करीब 21 लाख वोटर वाली भोपाल लोकसभा सीट पर 74% हिंदू वोटर हैं और करीब 22% मुस्लिम।
और साल 1989 के चुनाव से 8 बार लगातार इस सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की है। कहा तो यह भी जाता है कि भोपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ है और इसीलिए यहां बीजेपी को हरा पाना कांग्रेस के लिए पिछले 8 बार से मुमकिन नहीं हो सका है। तो इस बार कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को यह अहम जिम्मेदारी सौंप दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्विजय की उम्मीदवारी के बाद से ही बीजेपी यहां किसी ऐसे चेहरे की तलाश में थी जिसमें हिंदुत्व की छवि साफ नजर आए। और बीच में उमा भारती के नाम को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म रहा, लेकिन आखिरकार साध्वी प्रज्ञा के नाम पर मुहर लगी। उनकी हकीकत लाऊंगी और भगवा को सम्मान दिलाऊंगी और देश को सुरक्षित करूंगी। अब कोई भी, ये मेरा संकल्प है कि कोई भी देश के विरुद्ध बात करने वाला व्यक्ति सचेत हो जाए। तो क्या भोपाल की राजनीतिक बिसात पर अब ध्रुवीकरण की राजनीति तेज होगी? क्या भोपाल की सीट से पूरे मध्य प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण होगा? सवाल कई है, लेकिन इतना तय है कि यहाँ हार जीत सिर्फ एक नेता की हार और जीत नहीं होगी। इसके संकेत गहरे होंगे, मायने अलग तरीके से गढ़े जाएंगे। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको लाख टके की बात बताएं। दरअसल भोपाल से जब दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने उतारा तो हर कोई ये बात समझ रहा था कि दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के 3 धड़े हैं, एक कमलनाथ, दूसरा दिग्विजय सिंह और तीसरा माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब ऐसे में यह माना गया कि दरअसल कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरह से मिलकर दिग्विजय सिंह के लिए आगे का रास्ता मुश्किल कर दिया है, क्योंकि भोपाल से उन्हें उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया गया है। अब ऐसे में फर्ज कीजिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जीत जाती हैं तो दिग्विजय सिंह का तो सूपड़ा साफ होगा ही, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनका दखल न के बराबर रहेगा। और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा सिंह अगर जीत जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ने का इससे बेहतर तरीका नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ऐसा लगता है कि हमारे देश में सभी चुनाव घूम फिरकर अंततः जातीय आधार पर ही आ टिकते हैं और जातीय टिप्पणी जब होनी शुरू होती है तो उसके आधार पर फिर राजनीति की दिशा और दशा भी रखी जाती है। याद कीजिए, पिछले बार ऐसा लग रहा था, पिछले बार के लोकसभा के चुनाव में, कि किस तरह से जातीय आधार को आगे उकेरा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके बैकवर्ड कास्ट होने को लेकर बातें सामने रखी जा रही थी और कहा जा रहा था कि देश का सवर्ण दरअसल उन्हें आगे नहीं आने दे रहा है। अब धीरे धीरे इस पर एक और कलेवर चढ़ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति कोविंद को लेकर एक टिप्पणी की। उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब इसे पूरे तरीके से, इस पूरे चुनावी समीकरण को जातीय चुनावी समीकरण में बदल दिया है। कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर हिंदुस्तान उसी जातीय आधार पर पहुंच चुका है जिससे छुटकारा पाने के लिए पिछले 70 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नामदार ने पूरे ओबीसी समाज को, पिछड़े समाज को ही चोर कह डाला। नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए समाज के ईमानदार लोगों के इतना अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव हुआ, कल ही में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा ऐसा मानना है, कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जातीय संविधान बैठाने के लिए। इस देश के राष्ट्रपति जी को लेकर एक गलत बयानी कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी से, अशोक गहलोत से, राहुल गांधी से इस बात की माफी मांगे। उन्होंने अभी एक आरोप लगाया, सारे मोदी चोर क्यों हैं? अब यहां जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। क्या सबके सब चोर है क्या? मेरा भी टाइटल मोदी है और से मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। आपने देखा किस तरीके से इस पूरे चुनाव में, जहां राष्ट्रवाद, देशभक्ति और उसके साथ साथ देश के लिए मर मिटने के जज्बात को लेकर चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा था, अब अचानक सिर्फ और सिर्फ जातीय आधार की चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है। और यह समझना आपके लिए आवश्यक है
कि आज हमारे तमाम नेता जातीय आधार पर अपनी राजनीति की दुकान क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो देश के कोने कोने में जातीय आधार पर ही वोट पड़ते हैं, यह हमारी वास्तविकता है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप बिहार की बात कर लीजिए, आप बंगाल की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, आप असम की बात कर लीजिए। हमारे देश में कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां बड़े पैमाने पर जातीय आधार पर वोट नहीं पड़ते। और ऐसे में खास करके जब हम उत्तर भारत के उन राज्यों की बात करते हैं जहां तकरीबन 40 या 50 सीटें या उससे ज्यादा हैं, तो कुल मिलाकर स्थिति और गंभीर बन जाती है। एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा समझना कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जातीय संविधान बैठाने के लिए, और अडवाणी साहब छूट गए। कमान से छूटा तीर और जुबान से निकले बोल कभी वापस लौट कर नहीं आते, या यूं कहें कि लौटाए नहीं जा सकते। कुछ यही हुआ है इस बयान में। अशोक गहलोत भले ही किसी संदर्भ में अपनी बात रख रहे हों, उनका मकसद भले ही कुछ और रहा हो, लेकिन उनके बयान से चुनाव में जातिवाद की एंट्री हो ही गई। गहलोत साहब मजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके बयान को अब बीजेपी भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब बीजेपी और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी रैलियों में इसे दलित और पिछड़ों का अपमान बता रहे हैं। कांग्रेस के नामदार ने पूरे ओबीसी समाज को, पिछड़े समाज को ही चोर कह डाला। नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए समाज के ईमानदार लोगों का इतना अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी कई मौकों पर कांग्रेस की तरफ से आए बयानों को बीजेपी चुनावों में कैश कर चुकी है। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की जुबान से निकला चाय वाला बयान हो, या फिर 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त अय्यर का नीच वाला बयान, दोनों ही मौकों को पीएम मोदी ने भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में दलितों और पिछड़ों की खासी आबादी है। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता करीब 21% है, बिहार में दलित वोटर करीब 15% है, वहीं पश्चिम बंगाल में दलित मतदाता करीब 23% है। दलितों और पिछड़ों की अच्छी तादाद को देखते हुए सियासी दल जातिवाद को चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बना चुके हैं। ऐसे में गहलोत के बयान को पीएम मोदी जाया जाने देंगे, ऐसा नामुमकिन लगता है। टी न्यूज़ नेशन। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव शुरू होने से पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि 2019 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए युद्ध से कम नहीं है, धर्म युद्ध से कम नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चुनाव को एक युद्ध के तौर पर ही देखते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझ ही नहीं पाते? बैठे बिठाए क्या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेताओं ने एक मुद्दा दे दिया जिससे कांग्रेस के ऊपर तमाम लांछन लगाए जा सकें और वोट की राजनीति बड़े पैमाने पर जातीय आधार के द्वारा की जा सके? ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता अपनी पुरानी भूल से सीखने को तैयार कतई नहीं है। आप गुनहगार है क्या? राष्ट्रवाद पर जोर है। 50 पन्नों का उनका ढकोसला पत्र है, एक बार भी मिडिल क्लास मध्यम वर्ग शब्द नहीं है उसमें। मिडिल क्लास पर भी शोर है, लेकिन सियासी दंगल में अब जाति कार्ड का इस्तेमाल भी पुरजोर है। पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी सरनेम के बहाने ललित मोदी, नीरव मोदी को पीएम मोदी से जोड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमलावर हो गए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया, साहू समाज के लोगों के अपमान का आरोप मढ़ दिया। गांधी जी की कांग्रेस, गोली वाली कांग्रेस, आज गांधी जी की कांग्रेस। उस जमाने में अंग्रेज गोली का सहारा लेते थे, आजादी के बाद कांग्रेस खुद गालीबाज बन गई है, गाली का सहारा दे रही है। आप मुझे बताइए, आप यानी सियासी संग्राम में अब जाति कार्ड खुलकर खेला जा रहा है। बीजेपी और पीएम मोदी इस बहाने कांग्रेस पर हमलावर हैं और कांग्रेस पीएम मोदी पर आरोप मढ़ रही है। दलितों की मोदी जी ने करवाई है,
गुजरात के अंदर किस तरह से नंगे कर करके उनको पीटा था कि वो चमड़ा क्यों निकाला उन्होंने मरे हुए जानवरों का, मीटा था। और पूरी दुनिया ने, और पार्लियामेंट में 2 दिन बहस हुई थी। और इसी तरह से पूना में सबसे इस देश में अगर कोई दलित विरोधी है तो भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री स्वयं है। वैसे जाति का सियासी इस्तेमाल कोई नई बात नहीं। हाँ, इसका फायदा पिछले चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा उठाया है। तो सवाल ये है कि क्या इस बार भी बीजेपी को कांग्रेस ने बैठे बिठाए मुद्दा और मौका दोनों दे दिया है? कांग्रेस के शासन में टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात यह है कि चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे हम विकास की बात करें, चाहे हम राष्ट्रवाद की बात करें, लेकिन अंततः जब वोट बटोरने होते हैं तो राजनेताओं को जातीय आधार पर वोट मांगने के अलावा और कोई रास्ता मिलता नहीं है। ऐसे में लगता है कि हर कोई मौके का इंतजार करता रहता है कि कोई भी राजनीतिक दल एक बार शिगुफा छोड़े और उसके बाद उसके आधार पर वोट का बंदरबांट बड़े पैमाने पर किया जाए। और यही इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी होता दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से हिंदुत्व को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने की हर राजनेता कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे तक चुनाव आयोग का प्रतिबंध है कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि वो तमाम टेलीविजन चैनल पर छाए रहें और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी छवि को भी बड़े पैमाने पर प्रचारित भी किया जा सके। योगी आदित्यनाथ दरअसल पहुंचे अयोध्या और उन्होंने अयोध्या में बड़े पैमाने पर अपना पूरा दिन भर का कार्यक्रम रखा। उधर राहुल गांधी भी मंदिर पहुंचे थे पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। अयोध्या की पावन धरती पर योगी आदित्यनाथ ने अपने दिन भर का कार्यक्रम रखा। कोई भी टेलीविजन चैनल या कोई भी अखबार उनके इस कार्यक्रम से अछूता नहीं रह सकता था। योगी आदित्यनाथ इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का चुनाव किया, क्योंकि एक दिन पहले वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और पूरे देश ने उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा। यानी कि न चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ न सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग के इस तथाकथित प्रतिबंध को पूरे तरीके से हवा में उड़ाते भी दिखाई दे रहे हैं। इसे कहते हैं वाकई में सूझबूझ की राजनीति। मंगलवार को लखनऊ में हनुमान चालीसा का पाठ और बुधवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का वाचन। योगी आदित्यनाथ 2 दिनों से मंदिर मंदिर जाकर बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन बजरंगबली वाले बयान पर बैन झेल रहे योगी रोजाना बजरंगबली की शरण में जा रहे हैं। जाहिर है चुनाव आयोग डाल तो योगी पात। अयोध्या दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में साधु संतों से मुलाकात की। हनुमानगढ़ी से निकलकर योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद सीएम साहब सरयू पूजन के लिए निकले और विधि विधान से सरयू आरती की। अयोध्या से रवाना होने से पहले योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास और दूसरे बड़े साधु संतों से भेंट की। बैन के दौरान योगी के दौरे का बीजेपी ने सदैव अंदाज में बचाव किया। इलेक्शन कमीशन ने ये थोड़ी कहा कि आप अपनी रोजमर्रा की काम खत्म कर दें, आप अपनी आस्था के ऊपर प्रतिबंध लगा दें। इलेक्शन कमीशन का ये मतलब आप कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकते, आप पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं, पॉलिटिकल जनसभाएं नहीं कर सकते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में आपकी भागीदारी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि आप मंदिर भी नहीं जा सकते। वहीं योगी समेत तमाम नेताओं पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को कांग्रेस ने आने वाले वक्त के लिए नजीर बताया। ये मंदिर में जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया है वो ठीक कदम उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इससे भी ज्यादा सख्त कदम इलेक्शन कमीशन को उठाना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में एक गरीब परिवार के घर पहुंचे और जमीन पर बैठकर खाना खाया। अयोध्या के बाद योगी ने देवी पाटन शक्तिपीठ में भी पूजा अर्चना की। दिल्ली से राहुल डबास के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हिंदू हृदय सम्राट की अपनी छवि को देश के सामने प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी वायनाड पहुंचकर वाकई में अपनी हिंदू छवि को पीछे छोड़ देंगे? आइए अब आपको दिखाते हैं विष्णु मंदिर के दर्शन राहुल गांधी ने किस पारंपरिक अंदाज में किए। राहुल गांधी की शक्ति पूजा। वायनाड के मंदिर में राहुल गांधी जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल दौरे पर।
राहुल ने वायनाड के थिरुनेल्ली मंदिर में पूजा की। नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल का ये दूसरा वायनाड दौरा है। राहुल ने कहा कि वो कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए वायनाड से जुड़ने आए। I want to have a lifelong relationship with you. I have not come here as a politician. I have come here as a brother, as a son, as a friend. वायनाड के मंदिर में राहुल गांधी दक्षिण भारतीय लिबास में नजर आए। ये मंदिर पहाड़ियों पर, इसलिए उन्होंने मंदिर तक पैदल यात्रा की और वहां पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि वायनाड में मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या को देखते हुए राहुल ने ये सीट चुनी। शायद वायनाड के मंदिर में दर्शन कर राहुल गांधी संदेश देना चाहते हो कि उनके लिए हिंदू वोटों की अहमियत भी कम नहीं। वैसे भी एक अरसे से राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं और 2018 में 3 राज्यों के चुनाव के दौरान उनकी ये रणनीति सफल भी रही थी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए थिरुनेल्ली का एक अलग महत्व है। यहाँ की एक नदी में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। राहुल ने यहाँ महाविष्णु मंदिर में उपासना की। Here is the place where the ashes of Rajiv Gandhi has been immersed. This Pabanashini river is here. It rivers. Now he came here as per the direction from the pujari. He done all the rituals for his father and grandmother or for forefathers, family members. वायनाड सीट पर तीसरे चरण में 23 मई को वोटिंग है। दरअसल राहुल गांधी वायनाड के जरिए दक्षिण के वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे। अब ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि राहुल का मिशन साउथ कितना कामयाब रहा। टीम न्यूज़ नेशन।